ड्यूटी हो गया था, हम धनहा ठकराहा में गए थे और डकैत हमसे मिलने के लिए आया। सभी भयभीत हो गए। इतना प्रतिष्ठा था जो हमारे यहाँ के एक किरानी से डकैतों का सरदार नाम लिख करके गया जो कौन बूथ पर किस जगह पर सिविल कोर्ट के स्टाफ कहाँ कहाँ है, हमको लिस्ट लिख करके दीजिए, मैं उस सबों के लिए व्यवस्था करूँगा। तो इतना जिसका इज्जत इतना है। डेट तो ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। अब जो आप लोग का डिमांड था कि कौन सी बुक बेस्ट है, तो यहाँ पे चक्षु प्रकाशन लगातार कुछ दिनों से जो भी पुस्तक निकाल रही है वो बेस्ट सेलर यानी कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक साबित हो रही है। और क्योंकि यहाँ पे जो ये किताब छापती है ना फ्रेंड्स, वो आपको एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे और जो एक्सपर्ट के अंडर में मतलब गाइडेंस में किताब छापा जाता है ताकि कोई मिस्टेक ना हो और आप लोग की तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द 100% सिलेबस, ये गारंटेड है इस पुस्तक में। साथ में आपको 2350 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए 30 प्रैक्टिस सेट अलग से मिल जाएंगे। और ये फ्रेंड्स चपरासी और अर्दली का जो पोस्ट है उसके लिए स्पेशल निकाला हुआ है। तो हिंदी, आपको इंग्लिश और मैथ इसमें कवर किया हुआ है और पहली बार एग्जाम हो रहा है तो एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया ही बुक पढ़ें, ठीक है। कम प्राइस में लेना है तो आराम से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों का, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। अगर आप जाके मार्केट से लेना चाहते हैं तो किसी भी शॉप से ले लीजिएगा, हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ आपको मैं दिखा देता हूँ कि देखिए सिलेबस जो लेटेस्ट पैटर्न का वो सब भी इसमें शामिल कर दिया गया है। और उसके बाद विषय सूची, प्रैक्टिस सेट आप यहाँ से देख सकते हैं लगातार। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर हुआ ही नहीं है, तो आप लोग को क्या है ज़रूरत की बेस्ट बुक पढ़ने की, तो वही आपके लिए ये सबसे बेस्ट फिलहाल बुक है। इसको ज़रूर खरीद लीजिएगा और तैयारी करनी शुरू कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए चलते हैं बैक टू वीडियो। तो दोस्तों आज आपके साथ हैं सिविल कोर्ट में जो हमारे और आपके जन्म से पहले से कार्यरत थे, मतलब उस समय इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। हमारे चाचा जी लगते हैं, पड़ोसी हैं और बचपन से ही हम इनके आंगन में खेले भी हुए हैं। तो आज आपको ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जो जितने भी प्रकार के पोस्ट अभी वर्तमान समय में निकले हैं सिविल कोर्ट में, जैसे कि आपको कलर की भर्ती निकली हुई है, चपरासी की निकली हुई है, आपको स्टेनोग्राफर की निकली हुई है और आपको डिपोजिशन राइटर की निकली हुई है। तो सबसे पहले हम लोग चाचा जी का परिचय लेंगे। अभी वर्तमान में तो ये मतलब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब इन्हीं से पहले इनका परिचय ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। मेरा नाम नित्यानंद मिश्र है, मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और व्यवहार न्यायालय बिटिया में मैं सहायक के पद पर पदस्थापित था। मेरी बहाली 1976 के जनवरी में हुई थी और मैंने 2009 में अगस्त महीना में अवकाश प्राप्त किया हूँ, रिटायरमेंट हो गया हूँ। मैं वर्तमान में बेतिया में ही रह रहा हूँ। तो आपने परिचय सुन लिया है, 1976 में ही इनका बहाली हो गया था और अभी बेतिया में अपना घर है, पड़ोसी हैं हमारे चाचा जी, तो अच्छे से हमारी जान पहचान है। और अब जो भी आपके मन में क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग का कमेंट आया था, क्योंकि इससे पहले हमने एक सहायक जो थे पहले, जो ज्ञानेंद्र सर, उनका इंटरव्यू लिया था, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उनसे भी अच्छी तरीके से ये बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने ये तो जान लिया कि इनका जो बहाली है 1976 में हुआ था, तो उस समय क्या सैलरी रहती थी वो जानते हैं अभी सबसे पहले, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय क्या वेतन मिला करता होगा 1976 के समय में, तो वो चाचा जी पहले बताएंगे। 1976 में बेसिक पे यानी प्रारंभिक पे 220 रुपया था, 10 रुपया मेडिकल और 10 रुपया डीए मिलता था। महंगाई भत्ता मिला करके 240 रुपया हम लोगों को मिलता था उस समय में। उसके बाद से जैसे जैसे वेतन वृद्धि हुई होते होते मैंने 2009 में 28,000 पर रिटायर किया। अभी मैं पेंशन पाता हूँ, 30,000 रुपया मुझे पेंशन मिलता है। यही तो मेरा जीवनी है। मैंने 33 वर्ष 8 महीना 16 दिन अपना सेवा व्यवहार न्यायालय में संपादन किया। उसमें जो कुछ अनुभव है हमें, मैं उसको पूर्ण रूप से बता सकता हूँ और बताऊँगा। तो देखिए जैसा कि चाचा जी बता रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन है वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अभी वर्तमान में ये कार्यरत भी नहीं है। और आप कोई भी कमेंट करेंगे, आगे भी हम लोग चाचा जी से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को और लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो वो लोग जब कमेंट करेंगे तो फिर से अगली वीडियो में भी हम लोग देखेंगे कि हाँ उसके लिए क्या यहाँ पे चाचा जी बता रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, कैसे बहाली हुई है वो प्रोसेस अभी पूछ लेते हैं, उस समय क्या प्रोसेस था, और अभी का तो आप लोग को पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो उस समय का पहले एक बार जान लेते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बने रहिएगा लास्ट तक, तो आप लोग को बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा वीडियो में।
हम लोगों की बहाली, हम लोगों के समय में बहाली का प्रोसीड्यूर था, जो वैकेंसी निकलती थी आंसलिफिक का, सहायक का और प्यून का। तो वैकेंसी निकल गया, उसके बाद हम लोग आवेदन देते थे तो बहुत सरल हिसाब पूछा गया था हम लोगों से, एगो निबंध, एक लेटर, कुछ जनरल नॉलेज की बात। समय तो बहुत बीत गई, जनरल नॉलेज की बात उतनी याद नहीं है। अपॉइंटमेंट कमेटी का मेंबर 3 आदमी होता था सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज, सीजीएम और सब जज, जिसको सब जज को हिंदी में अवर न्यायाधीश कहा जाता है। यही 3 आदमी मिल करके हमको बहाली, हम लोगों की बहाली करते थे। लेकिन अब बहाली का प्रोसीड्यूर अलग हो गया है, इसमें हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर दिया है। अब जज का भी पावर नहीं रह गया है जो मैं स्वयं बहाली कर लूँ। पहले तो चपरासी का और किराने का जो स्टाफ रहता था, जज साहब बुला करके कहते थे जो हम लोगों को सब दिन पानी पिलाता है, तुम लोगों का कोई कैंडिडेट है तो बोलो, वैकेंसी निकालते थे, उसकी बहाली हो जाती थी। लेकिन अब वो प्रक्रिया नहीं रह गई है, अब तो कमीशन हो गया है। कमीशन के बाद भी ऊपर से और कमीशन है, उसके साथ ही सर्विस में सिविल कोर्ट में आ सकते हैं व्यवहार न्यायालय। इसका व्यवहार न्यायालय जो है तो इसका शाब्दिक अर्थ व्यवहार न्यायालय है। यहाँ बदमाश आते हैं, चोर आते हैं, लुटेरा आते हैं, डकैत आते हैं, इंसान आते हैं, बहुत प्रकार के आदमी आते हैं। लेकिन इसका नाम व्यवहार न्यायालय क्यों पड़ा? व्यवहार शब्द का मतलब है सबों के साथ सामान्य व्यवहार रखिए। जो त्रस्त है उसके साथ भी व्यवहार अच्छा रखिए, और जो बदमाश है उसके साथ भी व्यवहार अच्छा रखिए। रामायण में तुलसीदास जी कहें जो संत से भी प्रेम रखना चाहिए, असंत से भी प्रेम रखना चाहिए। संत से प्रेम कीजिएगा तो वह अच्छा बात हमें संकेत देगा, दुर्जन से साथ रहेंगे तो वह हमें लाठी मार देगा। तो सही बात है, जैसे कि चाचा जी अपनी एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ऑलरेडी आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या माहौल रहता है, भले ही आप किसी पोस्ट पे ज्वाइन करें व्यवहार न्यायालय में यानी कि सिविल कोर्ट में। वैसे तो ये क्लर्क के पद पे थे, यानी कि सहायक के पद पे, जो अभी 3525 पदों पे वर्तमान में भर्ती भी निकली हुई, सबसे ज़्यादा सीट उसी की है। तो उसी पोस्ट पे थे भी, तो ज़्यादा बेटर बता सकते हैं कि क्या स्टेटस रहता है, इज्जत कितनी रहती है कोर्ट के अंदर, समाज में क्या इज्जत मिलता है, ये सारी बातें जान लेते हैं। और सबसे पहले ये जानेंगे कि अंदर वहाँ पर क्या रिस्पेक्ट है, क्लर्क के पोस्ट पर जो वहाँ पर कार्यरत हैं उनकी क्या अलग पहचान है वहाँ पर? वहाँ पर सहायकों की टेबल ट्रांसफ़र हर 3 साल पर होता है। सिविल कोर्ट में, व्यवहार न्यायालय में कर्मचारियों को बहुत तत्परता से काम करना पड़ता है। जिस समय में हम लोगों की बहाली हुई थी उस समय में 1 महीना पर हाई कोर्ट के पास स्टेटमेंट भेजना पड़ता था, जो अमुक पदाधिकारी इतना काम किए, अमुक पदाधिकारी इतना काम किए। जितने जुडिशियल अफसर थे उनको काम का लिमिटेशन है, जो इतना काम महीना में आपको करना है, इतना जजमेंट देना है, इतना गवाही लेना है, इतना बेल मैटर सुनना है, इतना चार्ज फ्रेम करना है। उसी के मुताबिक जब अफसर बहुत काम करेंगे तो ऑटोमेटिक है उनके सहायक जो है उनको काम करना ही होगा। तो सिविल कोर्ट में काम का जामबारा बहुत भारी होता है। आज का काम अगर आज संपादन नहीं हो जाएगा तो कल वह दूसरा बोझा बन जाता है। इसीलिए हम लोग अपने पीरियड में रात में 8-8 बजे रात तक मोमबत्ती जला करके काम करते थे, ताकि आज का काम आज संपादन हो जाए। लेकिन अभी के समय में मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे रिटायर किए हुए हम 1909 में रिटायर कर गए, इसीलिए उसके बाद से हम प्रक्रिया नहीं बतावेंगे। लेकिन इतना बता सकते हैं जो हमारी क्या कहते हैं, जो इलेक्शन ड्यूटी हो गया था, हम धनहा ठकराहा में गए थे और डकैत हमसे मिलने के लिए आया, सभी भयभीत हो गए। इतना प्रतिष्ठा था जो हमारे यहाँ के एक किरानी से डकैतों का सरदार नाम लिख करके गया, जो कौन बूथ पर किस जगह पर सिविल कोर्ट के स्टाफ कहाँ कहाँ है, हमको लिस्ट लिख करके दीजिए, मैं उस सबों के लिए व्यवस्था करूँगा। तो इतना जिसका इज्जत इतना है, डकैत होकर के जो इतना इज्जत करता था, तो वह साधारण आदमी के लिए क्या कहना है। समाज में किरानी हो, चपरासी हो, स्टोनो हो और साहेब हो, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ही अनमोल है व्यवहार न्यायालय की, सिविल कोर्ट की। भले अब काम करने वाले आदमी अपनी इज्जत को नहीं समझें, अपनी प्रतिष्ठा को खो दें। प्रतिष्ठा खोने का वहाँ एक ही कारण है, पैसा। अच्छा,
तो जैसे कि आपने क्लियर सुन लिया कि मतलब इज्जत की तो कोई कमी नहीं है वहाँ पे, आपका प्रतिष्ठा, जब डाकू भी मतलब इज्जत कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। और एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब उस समय बहाली हुई थी तो इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछे गए थे सहायक के लिए, बाद में चपरासी वाला भी पूछेंगे क्योंकि इनको चपरासी के प्रश्न भी एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत कि क्या पूछा जा सकता है आप लोगों से, वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले इज्जत की तो बात आपने जान ली कि कितना प्रतिष्ठा आपको मिल सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमसे आपसे क्या पूछे गए थे वही उसी के संबंधित आगे भी पूछे जाएंगे। हम लोगों से पूछा गया था एक निबंध, किसी चीज़ पर, कोई अब उतना याद नहीं है, किसी चीज़ पर निबंध लिखना था और एक दरखास्त आवेदन या आवेदन टाइप का लिखना था। तो आवेदन में अब तो बहुत दिन की बात है, उतना याद नहीं है किसके नाम से आवेदन लिखना था। तो यही दो प्रश्न हम लोगों से पूछा गया था। और सामान्य ज्ञान में हम लोगों से कुछ पूछा गया, जो कौन जिला घर है, कहाँ है, क्या है, बिहार में कितने ज़िले हैं, यही सब पूछा गया। बिहार का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यही पूछा गया। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय में तो बहुत जल्दी न था, तो हम लोग उचित जवाब दे दिए और हमारी नियुक्ति हो गई। जज साहब ही हम लोगों की बहाली किए। आज जज साहब ही बहाली करते थे, अब जज साहब का वो पावर नहीं रह गया है, हाई कोर्ट छीन लिया। जज साहब का बहाल करने का पावर नहीं है। हाई कोर्ट जो पैनल बना करके देगा उसमें उसी को जज बहाल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो जैसे कि आपने सुना कि इससे पहले बताया चाचा जी ने कि वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा था उनके समय में, क्योंकि सारी चीज़ें ऑफलाइन मतलब पेपर पेन का इस्तेमाल करके करना पड़ता था, तो रात में मोमबत्ती जला के भी इन लोगों को लेट लग जाता था करते करते काम। और अभी ऐसा है कि कंप्यूटर लग गया है सारा, तो जिनको कंप्यूटर से ही सारा काम संभालना है तो थोड़ा सा सहूलियत तो हो गया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वर्क प्रेशर नहीं है। वर्क प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता होगा। वर्क प्रेशर बहुत हो गया है। हम लोगों के समय में मंथली स्टेटमेंट जाता था, जो कौन पदाधिकारी कितना काम किए, उसके बाद 15 दिन पर जाने लगा, उसके बाद महीना दिन पर जाने लगा। अब कंप्यूटर का युग जब हो गया है तो आज का स्टेटमेंट जितने सहायक हैं उनको आज ही हाई कोर्ट को भेज देना है। काम का प्रॉब्लम यही ज़्यादा हो गया है और कोई बात नहीं। ऑर्डर शीट वगैरह जो लिखना है, जजमेंट जो करना है, जजमेंट जो देना है, वो तो अफसर को और स्टोनों को एट वंस कर देना है। महीना में कम से कम 15 गो जजमेंट एक पदाधिकारी को और 100 गवाही उनको लेना है। उसी के ऊपर उनका प्रमोशन डिपेंड करेगा, जो प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। तो सारी बातें हम लोग तो अभी जान गए। अभी और जो काफ़ी आप लोग के मन में प्रश्न रहता है कि जो वहाँ पे ऊपरी कमाई है उसको लेकर के भी पूछेंगे हम लोग। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या वहाँ पे सच में बाहर से कोई इनकम का कोई सोर्स है कि नहीं, जिसको घूस के नाम से आप लोग जानते हैं। अभी चाचा जी सही बताएंगे वो। देखिए, घूस की बात रही तो सिविल कोर्ट में घूस नाम का चीज़ किरानी कोई 2000, 4000, 10,000 रुपया नहीं लेता है। वहाँ हर चीज़ फिक्स है। पेशी में पेशकार के पास जाइएगा तो 5 रुपया एक आवेदन पर मिलता है। दूसरी बात, बेल मेटर है, इस सब में सबका फिक्स है, उससे ज़्यादा कोई नहीं मांगेगा और न उससे ज़्यादा कम कोई लेगा। इसलिए हर सहायक जो है, ऑफिस क्लर्क है, पेशकार है, उसके साथ अर्दली रहते हैं, चपरासी रहता है, प्यून रहता है। अगर पाने खाने का मन हुआ तो कहेंगे जे जाओ चाय ले आओ, तुम भी पी लेना, हम भी पी लेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, जो शाम में जाने के समय में ईमानदारी बहुत है, वहाँ स्टाफ में ईमानदारी बहुत है। उसी 5 रुपया में से 4 आना चपरासी का होगा और 12 आना किरानी का होगा। तो 12 आना किरानी में पहले ये बात थी जो ऑफिस से कागज़, कलम, फार्म सब मिलता था। अब किरानी को अपने से सब खरीदना पड़ता है। इस परिस्थिति में आंशिक कुछ उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तहरीर के रूप में कुछ जो दे देता है, पार्टी ले लेता है। कोई अगर समझदार होता है तो वो भी लेने के लिए तैयार नहीं होता है, ले लेता है। लेकिन अभी जो बहाली हो रहा है, हुआ है, वो सब किरानी जो है सो व्यवहार नहीं जानता है, किसके साथ क्या व्यवहार किया जाए। वो मोटा मोटी यही जानता है जो ये क्लाइंट है।
हम लोगों के समय में वो बात नहीं थी, भाईचारे की बात थी। अभी भी हम लोग समाज में कहीं जाते हैं, गांव में निकल जाते हैं तो ऐसा कोई चौक चौराहा नहीं है जो देख करके कहेगा जो आप चाय पी लीजिए, पान खा लीजिए, कुछ खा लीजिए। लेकिन हम लोगों की आदतें नहीं है कहीं चाय पान करने का। हम तो चाय शुरू से नहीं पीते हैं, चूँकि इतना न बैठारी काम होता था, सीटिंग वर्क था, जो हम लोगों के चूतर में फेब्रिकॉल लगा हुआ था। अगर उसमें से हट जाते तो कामें नहीं आज का आज संपादन होता। विशेष हम क्या कहेंगे, उसका नाम व्यवहार न्यायालय है, बहुत अच्छा है। पुलिस पदाधिकारी जो है सो जज के डर से एकदम डरेंगे। महीना में एक दिन क्राइम मीटिंग होता था, जितने भी प्रकार जितने विभाग के एसपी थे, कलेक्टर थे, सब डिस्ट्रिक्ट जज के चैम्बर में आकर के मीटिंग करते थे। प्रत्येक एसपी को देना होता था जो हमारे क्षेत्र में इतना राहजनी केस हुआ, इतना छीना झपटी हुआ, इतना अगलगी केस हो गया, इतना गृह भेदन हो गया, इतना डकैती केस हो गया, इतना अपहरण का केस हो गया, इतना क्या कहते हैं जो रेप केस हो गया, इतना जिनके क्षेत्र में जो होता था सब एसपी, सब दरोगा जो है सो एसपी को देते थे स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट जज साहब के पास आता था और जज साहब ही सबों का सीआर लिखते थे, कैरेक्टर रोल। हम लोगों के समय में अब की क्या बात है मैं नहीं कह सकता हूँ। तो जैसे चाचा ने बताया 5 रुपये, मतलब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि अभी भी 5 रुपया ही मिलता है, वो समय के साथ बहुत सारी चीज़ चेंज हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, ठीक है। और अब एक और क्वेश्चन है जो आप लोग के मन में ये भी आ रहा होगा कि जो भर्ती की प्रक्रिया है उसके अंदर, जैसे कि ग्रुप डी की भर्ती है, अर्दली की, चपरासी की, उसमें क्या घूस से भी भर्ती होती है या फिर जज वज का भी कोई हाथ वाथ होता है उसमें? ये आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? पहले प्यून की भर्ती होती थी तो दरखास्त प्यून भी देते थे, लेकिन उनकी बहाली होती थी तो 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता था। आप साइकिल चढ़ना जानते हैं? आप लिखना पढ़ना जानते हैं? लिखने पढ़ने का मतलब ये होता है कहीं से भी किसी भी कोर्ट से अगर सम्मन निकला, नोटिस निकला, वारंट निकला तो चपरासी का काम है उसके घर पर जा कर के पहुंचा देना। अगर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो उसका नाम नहीं बता सकता है। तो कोर्ट के चपरासी का 2 फंक्शन है, एक तो साहब के साथे 2 चपरासी रहता है एक ऑफिस में, और 2 साहब के साथे रहता है। बाकी जो है सो नजारत प्यून में है। नजारत प्यून में है किस कोर्ट का क्या आदेश होकर के क्या चिट्ठी आया वह सब प्यून चढ़ाता है। और सभी क्या कहते हैं प्यूनों में बदली होता है, बंटवारा हो जाता है। उन लोग अमुक अमुक स्थान पर जा कर के उसको तामील करके लाते हैं कोर्ट में। अगर लेने से इनकार किया तो इनकारी लिखवा करके लाते हैं, अगर ले लिया तो वो भी वो अपना क्या कहते हैं तहरीरी पर लिखवा करके ले आते हैं। नोटिस के फार्म मिलता है उस पर लिखवा करके ले आते हैं जो हम आप सम्मन पाया, अमुक दिन हम कोर्ट में हाजिर होकर के हम अपना उचित अनुचित बात कहेंगे, उचित बात कहेंगे। उस दिन वह क्या कहते हैं वकील जो है सो कोर्ट में हाजिर होकर के अपने वकील के मार्फत से अपना ओपिनियन लिखित देते हैं, उसी के आधार पर काम होता है। तो मतलब जैसे कि कोई प्यून है, चपरासी है कोर्ट में, हाँ, तो उसको जैसे कि बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि झाड़ू पोछा भी वहाँ पे काम करना पड़ता है, चाय पिलाना भी पड़ता है क्या? चाय तो ला करके पिलाना ही होगा, बनाना तो नहीं पड़ता है ना? बनाना डेरा पर पहले बनाया जाता था। पहले के ज़माने में साक्षर नहीं थे, बुर्बक सबको बहाल करता था, तो प्रत्येक अफसर के डेरा पर फुलवारी के कमाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए पहले होता था। अब वैसी बात नहीं रह गई है। आज से 20-25 बरस पहले वह जो व्यवस्था थी खत्म हो गया। 2009 में आपका रिटायरमेंट हुआ था, तो उस समय क्या स्थिति प्यून की? उस समय में प्यून का वो काम नहीं करना पड़ता था। मतलब प्यून का मतलब अच्छा खासा इज्जत है कि नहीं समाज में? एकदम। अगर दखल देहानी में प्यून जाएगा तो कहता है ढोल बजवा बजवा करके अमुक व्यक्ति को हमने दखल देहानी दिया। प्यून का वो काम है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि प्यून का नौकरी खराब है, ये उसके बारे में क्या कहिए? प्यून की नौकरी खराब नहीं है, लोगों की सोच खराब है। आजकल जो MA पास BA पास जो व्यक्ति हैं वो प्यून में गए हैं तो उनको करने में अपने को प्रेस्टीज इशू बुझाता है, मानहानि बुझाता है। लेकिन प्यून तो प्यूने है, उसका तो काम वही है, उसका शाब्दिक अर्थ है पदचर। अच्छा, जो जज के बगल में खड़े रहते हैं वो अर्दली, उनका क्या काम होता है? वो प्यून नहीं है, आदेशपाल होते हैं। आदेशपाल उसी ग्रेड का है ये? आदेशपाल जो होते हैं जो कोर्ट में बुलाहट होगा,
मुद्दालह को, तो वो आवाज़ देता है जो अमुक मुद्दाला हाजिर हो, तो वो आदमी आकर के उसमें हाजिर होकर के अपने वकील के माध्यम से आते हैं, हाजिर होते हैं, कोर्ट में खड़ा होते हैं जो हम हाजिर हो गए। अगर हाजिर नहीं होंगे तो उनके ऊपर वारंट हो जाएगा। तो इसमें तो दोनों आएंगे ना, वो भी आएंगे पोस्ट, वो वाला पद भी आएगा इसी में, ग्रुप डी का जो वैकेंसी है अभी। हाँ आदेशपाल का भी होगा इसमें। हाँ, आदेशपाल ना करता है। आदेशपाल एक जज के आदेशपाल होते हैं और एक कलेक्टर का आदेशपाल होता है और एसडीओ। तीन आदेशपाल के गर्दन में घुमा करके चपरास ललका लगाया रहता है, उस पर लिखा रहता है, पीतल का प्लेट रहता है, उस पर लिखा रहता है आदेशपाल, जिला जज, जिला न्यायाधीश, आदेशपाल, क्या कहते हैं, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीओ का रहता है। तीनों को के चपरास मिलता है जो आदेशपाल मुख्य होता है सो। अब उसका ज़्यादा समय अफसर के यहाँ ही बीतता है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि ग्रुप डी की वैकेंसी आज के टाइम पे मतलब पहले वाली बात नहीं रह गई है। अभी अच्छा खासा इज्जत है, पैसा भी अच्छा खासा, 24,000 आपका स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी बन जाता है। तो और बाकी जो स्टेटस की बात तो आपको समझ में आ ही गया। बहुत पहले हुआ करता था कि झाड़ू पोछा के लिए घर पे बुला लिया करते थे जज, अभी वैसा नहीं है। अभी सब पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे कैंडिडेट हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम यही चाहेंगे चाचा जी से कि अंतिम में कुछ नए जो छात्र हैं जो आवेदन अभी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल कि कैसे तैयारी करें और कुछ अपने तरफ से भी कुछ टिप्स देना चाहते हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आजकल बाय कमीशन हो गया है, कंपटीशन की दुनिया है, बहुत पढ़े लिखे आदमी अप्लाई करते हैं। अब कंपटीशन ले करके फिर जितना भी कंपटीशन का आवेदन होता है, कंपटीशन लेने वाले ले करके सारा काम जो है, कॉपी जो है सो हाई कोर्ट को सुपुर्द कर देता है। हाई कोर्ट यानी 3 जिला पर एक होता है अफसर, जो 3 जिला को हाई कोर्ट में जो 3 जिला को एक अफसर देते हैं, उसको हम शायद भूल रहे हैं, क्या कहते हैं, एरिया, हाँ, उनके पास जाता है, वही सिलेक्शन करते हैं। अब चीफ जस्टिस का उस पर कुछ आदेश होता है कि नहीं होता है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वही जज जो है सो सब कुछ बना करके डिस्ट्रिक्ट जज को भेजेंगे और उसके बाद नियुक्ति होती है। वेतन का जो आप बता रहे थे कि समय पे आ जाता है, उसके बारे में बताइए कुछ। क्या वेतन समय पे आ जाता है कि नहीं? वेतन देखिए, बिहार सरकार और न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट आदेश करेगा सिविल कोर्ट को, जिला जज को। इस पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। हम लोगों का वेतन साल में अलॉटमेंट 2 बेर आता था वेतन बांटने के लिए, तो पहले कम वेतन मिलता था तो कम अलॉटमेंट आता था। हाँ, अलॉटमेंट आता है साल में 2 बार, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। तो अलॉटमेंट आने जाने के बाद जब जज के हाथ में पैसा आ जाएगा खाता में, तब वेतन देने में क्या हर्ज है। हर महीने के 24 तारीख को अब्सेंटी जो जज इंचार्ज रहते हैं, किरानी का जज इंचार्ज होता है, जो सबों का बिल पास करते हैं। जज इंचार्ज का मतलब हुआ जज का अधिकार उनको दिया जाता है, जो आप काम कीजिए, सारा काम तो हम नहीं करेंगे, इसीलिए उसको जज इंचार्ज कहा जाता है। पहले रजिस्ट्रार होते थे, अब क्या होता है हमको पता नहीं है। तो जज इंचार्ज ही किरानियों का टेबल ट्रांसफ़र करते थे हर 3 साल पर, और वही वेतन के लिए बिल पर दस्तखत करते थे। तो 24 तारीख को हम लोगों के समय में क्या कहते हैं जो अब्सेंटी, कौन किरानी कौन चपरासी कितना दिन अब्सेंट रहा, कै दिन का वेतन कटेगा, कितना उसका कितना दिन सीएल है, कितना दिन ईएल है, अर्ली उपार्जित अवकाश है, आकस्मिक अवकाश है, इस सब का सब देख रेख करके बाद 24 तारीख को अब्सेंटी चला जाता था। 25 तारीख को बिल चला जाता था बैंक में, ट्रेजरी में, और ट्रेजरी से पास होता था पहले बैंक में गया। बैंक जो है सो कोटे में स्पेशल अपना मैसेंजर, चपरासी में से कोई मैसेंजर रहता था, 2 3 गो, वो जाता था बैंक में, उसके साथ गार्ड रहता था 2 गो, वहाँ से पैसा 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो होता था उठा करके लाता था। कैशियर जो है सो हम लोगों को वेतन 30 तारीख के तो
ऐसा ही कोई महीना होता। हाँ, मार्च के महीने में हम लोगों को वेतन अप्रैल के 15-16 तारीख को मिलता था, इसलिए जो क्लोजिंग मंथ था, हाँ, हिसाब किताब का महीना था, इसीलिए उस महीना में मार्च का वेतन जो है सो हम लोगों को 15 तारीख से अप्रैल में पहले नहीं मिलता था। बाकी 30, 27, 28 के बाद हम लोगों के वेतन में कोई रोकने वाला नहीं था। जहाँ से हो, जैसे हो, आज लीजिए, कल लीजिए, परसों लीजिए, 27 तारीख के बाद जब वेतन उठा लीजिए मिल जाता था। वेतन में हम लोगों के साथ कोई कोताही नहीं होता था, लेकिन काम में भी हम लोगों के साथ कोई कोताही नहीं होता था। हम लोग रात दिन काम करते थे, कैंडल जला करके काम करते थे, लेकिन काम करना था, आज का काम आज संपादन कर देना था। जैसे कि सब कोई यही सुनता है कि कोर्ट में जो लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे किसी पद पे हों, तो उन लोगों को सैलरी से कोई मतलब नहीं होता है, सारा सैलरी बच जाता है और अलग से ही पैसा कमा लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम काम करेंगे तब ना हमको पैसा मिलेगा। नहीं, वो बात नहीं कह रहे हैं, जैसे कि ऊपरी कमाई के तौर पे लोग गए जब हम आपका काम कर देंगे, मान लीजिए हम अपना काम कर लीजिए और आप ही का काम है, अगर हम अपना काम आज नहीं किए तो हम दूसरे आदमी का काम कैसे कर देंगे। और वो कहा जे ए पेशकार साहब, किरानी बाबू, हमरा काम कनी ना होई, हमरा काम नहीं कर दीजिएगा, तो हम कहेंगे जे हाँ कर देंगे, तो वो खुश होकर के जो दे देता था हम लोग ले लेते थे। अच्छा, मतलब है कि जो काम करेगा उसको हो जाएगा पूरा अच्छा खासा। हाँ, जो ज़्यादा काम करेगा वो ज़्यादा वहाँ पे अर्न कर सकता है। ये है ज़्यादा जो है फाइल को जो करेगा कंपनी। लेकिन ये कहिएगा जे किरानी 2000, 4000, 10,000 घूस लेकर के काम करने वाला था सो नहीं लेता था। उसका दस्तूर बना हुआ है, 5 रुपया तो 5 रुपया, 2 रुपया। हम लोग जिस समय में बहाल हुए थे उस समय में 1.25 रुपया पेशकारी था। ये पेशकारी जाने वाला नहीं है। ये अंग्रेज भी चारों तरफ से जंगला लगा दिए, जाल लगा दिए खिड़की में। अंग्रेजों के समय से ही बरकरार है, तो अब क्या होगा। अब तक घूसखोर का दुनिया है, जहाँ जाइए वहाँ लाख से कम में बातें नहीं कीजिए। लेकिन कलेक्ट्रेट के अपेक्षा सिविल कोर्ट का जो नौकरी है बहुत ही इज्जतदार नौकरी है और बहुत ही व्यवहारिक नौकरी है। चाहे कोई हो, अगर बाज़ार में जाइए कह दीजिए जे हम सिविल कोर्ट के स्टाफ हैं, तो आपके साथ बहुत सहूलियत करेगा। तो अब सारी बातें तो हम लोग जान ही गए हैं, इसके आगे भी आप लोग चाहते हैं कि चाचा जी और चीज़ बताएं। बहुत सारे अगर आपके मन में प्रश्न होंगे, एक चीज़ अभी मैं पूछ लेता हूँ। छुट्टी को लेके बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि कितनी छुट्टी साल में मिल जाती है, साल में छुट्टी कितनी मिल जाती है? हाँ, ये तो रजवा डिपार्टमेंट था छुट्टी। जिस समय में हम लोगों की बहाली हुई थी तो दुर्गा पूजा के तृतीया के दिन से छुट्टी होकर के या कार्तिक पूर्णिमा के बिहान होकर के खुलता था। कोर्ट में 22 दिन का महीना पहले होता था। हम लोगों के दिन में वर्किंग डे 22 दिन होता था। बड़ा दिन की छुट्टी होती थी 8 दिन 9 दिन। उसके बाद क्या कहते हैं, जितना भी धार्मिक त्यौहार है, ईद हो, बकरीद हो, गौतम बुद्ध का हो, हम लोगों का चैत्र रामनवमी हो, क्या कहते हैं जो ब्याह पंचमी हो, उसके बाद क्या कहते हैं जो चैत्र रामनवमी हो, इस सब में छुट्टी हम लोगों को मिलता था। और लोकल जो त्यौहार था उसमें हाफ डे होकर के बंद हो जाता था। हाफ डे वर्क हुआ 12-1 बजे तक, उसके बाद लोकल त्यौहार में बंद हो जाता था। होली में 5 दिन 6 दिन छुट्टी मिलता था। ऐसा कोई पर्व नहीं था जो, अब तो सब छुट्टी कटनी हो गया। दुर्गा पूजा में 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन। हमको तो रिटायरमेंट किए हुए बहुत दिन हो गया, इसीलिए हम नहीं कह सकते हैं अब। लेकिन हम लोगों के समय में अर्न लीव भी मिलता था। अर्न लीव का मतलब है जे 10 महीना अगर हम अपना छुट्टी को नहीं उपयोग में लाए, हाँ, तो हमारा वेतन रिटायरमेंट के समय में 10 महीना का जितना वेतन पर हम रिटायर करेंगे उतना वेतन हम लोगों को मिल जाता था। ग्रेच्युटी मिल जाता था, सर्विस के आधार पर महीना होता था, उतना महीना का ग्रेच्युटी मिल जाता था। जीपीएफ में जो कटाते थे वो मिल जाता था। बहुत सारे फंड थे, एगो जीआईसी था, जनरल इंश्योरेंस, उसमें हम लोगों का पैसा कटता था, वो भी मिल जाता था। यही सब था। जीपीएफ में पहले जितना पैसा हम लोग कटा देते वेतन के अलावे वो कट जाता था। अब तो परसेंटेज हो गया है जीपीएफ में। पेंशन का कोई बातें नहीं रह गया है। 2004 के बाद पेंशन ही नहीं मिलेगा। तो हम लोगों के समय में बहुत जटिलता थी। हाँ,
इस विभाग में जिला से बाहर ट्रांसफ़र नहीं होता है। अच्छा, हाँ, इस पे सवाल है कि जैसे कि अभी वर्तमान में स्थिति है कि जोन वाइज बटा हुआ है, 3-3 जिला या 4-4 जिला करके। हाँ, तो नौकरी कोई आप जिस जिला का है उसी के आसपास ही नौकरी मिलेगी? नहीं, जब कमीशन से हुआ है तो बिहार में शायद कुछ हमको मालूम नहीं है, 5,000 की 6,000 की वैकेंसी हुई है। वो जिस सबों की बहाली हो जाएगी 5-6 हज़ार की, और जिस जज के पास जितना स्टाफ की कमी होगी उसको वहाँ से भेज दिया जाएगा। वर्तमान में जैसे कि पता चला है कि जो जिस जिला में है, ठीक है, तो आसपास का जोन बटा हुआ है, 3 जिला या 4 जिला करके जोन, हाई कोर्ट का, कोर्ट का जो आपका जो है हम लोग का यहाँ कोर्ट है उसका 3-3 या डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ, उसी के आसपास इंस्पेक्टिंग जज के पास हो जाता है। 3-4 जिला को एक इंस्पेक्टिंग जज इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इंस्पेक्टिंग जज उसको कहते हैं, तो उनका उसमें वर्चस्व रहता है। ओ, अच्छा, तो अभी लास्ट क्वेश्चन है, बता दीजिए आपका जो इतना दिन का नौकरी रहा उसमें कुछ ऐसा चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हो, सबसे अच्छा क्या रहा उतना दिन में, जितना दिन आप नौकरी किए हैं उसमें कुछ ऐसा घटना बताइए जो सबको आपको अभी तक याद है। देखिए, हमको अभी तक यही याद है कि हमने जितना दिन नौकरी किया तो उसका नाम व्यवहार न्यायालय था। हम सबों के साथ अच्छा व्यवहार रखते थे। हम जब रिटायर किए तब हमको श्रीमद् भागवत खरीद करके स्टाफ दिया, उसके बाद कहते हैं रामचरित्र मानस दिया, सुख सागर खरीद करके दिया। जब हम अपने कुर्सी के नज़दीक जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ कृष्ण भगवान का, गोपाल जी का मूर्ति वहाँ पर हम ऊपर में कुर्सी के ऊपर में रखते थे, तो सब जानता था कि ये धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। हम रिटायर कर गए हैं तो वो लोग हमको जो खरीद करके दिया उसका सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते हैं। आखिर वो लोग कुछ आस्था से हमको पुस्तकें खरीद करके दी तो हम उसका अध्ययन करते हैं, उन पालन करते हैं। और नौकरी करने के बाद सबसे बड़ी बात है जो हम अपने आत्मा में शांति और संतोष को कायम कर लिया। कहाँ भी 220 रुपया और कहाँ 30,000। अब भी हमारा पेट नहीं भरेगा तो भीख मांगने से पेट भरेगा? नहीं भरेगा। इसीलिए 2 चीज़ को अपना लीजिए। आओ बंधु, जितने बंधु आप सिविल कोर्ट के हैं वो सबको हम कहते हैं यही आदेश देंगे, सब तो हमसे जूनियर होइएगा। शांति और संतोष दोनों को अपना लीजिए, बस आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। ठीक है, तो बस यही बताना था आप लोगों को। और फिर अगली अगर मीटिंग होगी, चाचा जी फिर से आएंगे तो आप लोग का कमेंट रहेगा तो हम जरूर बुलाएंगे और अगली बार फिर से हम लोग बातचीत करेंगे। तो फिर यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।